नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। जारी है कोरोना का कहर। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है। इससे जुड़ी हुई सबसे पहले आपको एक हम बड़ी खबर यहां पर बता देते हैं, जहां पर देश में 24 घंटे में कोरोना के 4,01,087 नए मामले सामने आए हैं। यह बड़ा अपडेट सबसे पहले प्राइम न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर 24 घंटे में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें सामने आई हैं। 24 घंटे में आपको बताएं कि कोरोना से 4,187 मरीजों की मौत हुई है। यह बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर देश में कोरोना से अब तक 2,38,270 लोग काल के गाल में समा चुके हैं और देश में कोरोना से अब तक 1,79,30,960 लोग ठीक हो चुके हैं और देश में अब तक 16,73,46,544 लोगों को टीका भी लगाया जा चुका है। तो ये बड़ा अपडेट आपको हम लगातार बता रहे हैं, जहां पर 4,01,087 नए केस सामने आए हैं। लगातार ये चौथा दिन है जब 4 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं और आपको बताएं कि 24 घंटे में कोरोना से 4,187 मरीजों की मौत भी हुई है और देश में कोरोना से अब तक 2,38,270 कुल लोगों की मौत हुई है, जिसके चलते प्रशासन बहुत ही ज्यादा सख्ते में है। प्रशासन ने तैयारियां कर रखी हैं। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जहां से ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखाएंगे प्रदेश के हर जिले का हाल क्या है, जिले में लोग किस तरह से डरे हुए हैं, वहां पर जिलाधिकारी की तैयारियां क्या हैं, किस तरह से सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, किस तरह की और तैयारियां स्थानीय प्रशासन लगातार कर रहा है, आपको किस तरह की सावधानियां बरतनी है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप अपना रोल किस तरह से कोरोना को रोकने में निभा सकते हैं। ये तमाम जानकारी इस बुलेटिन में हम आपको देने वाले हैं। ग्राउंड जीरो से हम आपको तमाम तस्वीरें दिखाने वाले हैं। हमारे संवाददाता आपको हर जगह से ये बताएंगे कि आखिर कहां पर क्या हाल है। यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है, इससे जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि प्रदेश में अब तक 28,076 नए कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। साथ ही 24 घंटे में आपको बताएं 372 मरीजों की मौत हुई है और 24 घंटे में ही 33,117 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जो कि राहत भरी खबर कही जा सकती है। अब तक प्रदेश में 14,873 मरीजों की मौत हुई है और अब तक 11,84,688 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। लखनऊ में 24 घंटे में 1,982 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं और लखनऊ में 24 घंटे में 25 की मौत हुई है। मेरठ में अगर बात करें हम लखनऊ की राजधानी की, तो 24 घंटे में 25 की मौत हुई है। वहीं अगर मेरठ की बात करें तो 1,817 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, 12 की मौत हुई है मेरठ में। तो ये बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। साथ ही गौतम बुद्ध नगर में 1,288 नए केस, 12 की मौत हुई है। अगर वहीं सहारनपुर की बात करें तो 1,122 नए कोरोना के केस सामने आए, 31 मौतें हुई हैं। वाराणसी में 910 नए केस सामने आए और साथ ही यहां पर 7 मौतें हुई हैं। और प्रयागराज की बात करें तो 563 नए केस सामने आए, 11 मौतें हुई हैं। लगातार यहां पर आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। गोरखपुर में 836 नए केस सामने आए, 15 मौतें हुई और गाजियाबाद में 686 नए केस सामने आए, 6 मौतें हुई हैं। झांसी में 744 नए केस सामने आए, 10 मौतें हुई हैं। इसके बाद से लगातार यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम हरदोई की बात करें तो 230 नए केस सामने आए, 16 की मौत हुई। हापुड़ की बात करें तो 249 नए केस सामने आए, 30 की मौत हो गई। तो लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं पूरे प्रदेश से, जहां पर सोनभद्र की भी अगर हम बात करें तो 11 केस आए, चंदौली में 10 लोगों की मौत हो गई है। और प्रदेश में अगर हम आपको जानकारी दें तो अब तक लगभग 4,25,00,000 से ऊपर टेस्ट किए जा चुके हैं और साथ ही प्रदेश में 24 घंटे में 2,41,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं 24 घंटे के दौरान। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से प्रदेश की सरकार लगातार संजीदा है। प्रदेश की सरकार को हर वक्त इस बात की चिंता है कि कोविड की चैन को कैसे तोड़ा जा सकता है, कोविड को कैसे हराया जा सकता है। और इसीलिए प्रदेशवासियों से भी प्राइम न्यूज लगातार अपील करता आया है। लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते आए हैं ताकि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, किसी भी तरह की आप लापरवाही ना करें और आप अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएं, ताकि कोरोना की चैन को हम समय रहते तोड़ पाएं। तीसरी लहर के आने की बात कह दी गई है। नवंबर दिसंबर में तीसरी लहर भी महसूस की जाएगी, लेकिन दूसरी लहर में मई का महीना, जो महीना चल रहा है, ये बहुत ही जरूरी है। ये कहा गया था एक स्टडी में कि 14 मई से लेकर 18 मई के बीच का समय बहुत ही बुरा हो सकता है। 7 से 8 लाख के सामने आ सकते हैं और उसका आधा यानी 50% मामले अभी सामने आ रहे हैं। 4 लाख के आंकड़े को हम छू चुके हैं। तो निश्चित रूप से हम बहुत ही गंभीर परिस्थिति से इस वक्त गुजर रहे हैं और इसीलिए प्राइम न्यूज लगातार ये कोशिश कर रहा है कि आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाई जाएं जिससे कि आप ये समझ पाएं कि कोरोना एक साधारण बीमारी नहीं है, ये वैश्विक महामारी है और वैश्विक महामारी के हिसाब से ही हमको तैयारी करने की जरूरत है। हमको हर वक्त सावधान रहने की जरूरत है और इसीलिए प्राइम न्यूज हर वक्त ये कोशिश कर रहा है। अपने संवाददाताओं को हम फील्ड में भेजते हैं, वो अपनी जान को खतरे में डालकर आपके लिए हर वो तस्वीर जुटाते हैं जिसको देखकर आपको अंदाजा लगे कि ग्राउंड जीरो पर हालात क्या हैं,
किस तरह की सावधानी आपको बरतनी चाहिए, अस्पतालों के ऊपर दबाव कितना है। आपको अस्पतालों पर दबाव बनाने की इस वक्त जरूरत नहीं है। अगर आप सामान्य रूप से बीमार हैं तो योगी सरकार ने अब एक बड़ा फैसला किया है, आपको घर बैठे ही EOPD की सुविधा आज से मिलना शुरू हो गई है। आप अपने आसपास के मेडिकल कॉलेज में जो आपका वहां का कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप उस पर फोन कीजिए, आप अपने लक्षण बताइए, डॉक्टर आपको वहां पर राय देंगे और आपको दवाएं भी बताई जाएंगी, आप घर बैठे ठीक हो सकते हैं। इसलिए कोरोना के इस काल में अस्पताल जाने की आपको तब तक जरूरत नहीं है जब तक आप कोविड के पेशेंट नहीं हैं। आप कोशिश कीजिए आप घर में रहें, और इसीलिए हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहां पर क्या हालात हैं। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार हम उनके पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हर शहर में हालात क्या हैं। हमारे साथ मिशन रजा जुड़े हुए हैं, सौरभ अग्रवाल हैं और रिजवान खान हैं। आपको बताएं कि अमरोहा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपके ही पास आते हैं मिशन, और ये समझने की कोशिश करते हैं अमरोहा के हालात क्या हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहा है जो कोरोना काल चल रहा है उसमें 419 नए कोरोना पॉजिटिव मामले प्रकाश में आए हैं, और इसी के साथ में यहाँ का जो आंकड़ा है 49 हो चुका है, जिसमें 9 लोगों की 9 लोगों की मौत हुई है 24 घंटे के अंदर। जो ये 9 लोग मरे हैं ये सुरक्षा कर्मी है जो पुलिस में है या PSC में है, जो लगाए गए हैं वो कोरोना वॉलंटियर्स की इनमें मौत हुई है। जी, तो यहाँ पर जिलाधिकारी ने किस तरह के नए निर्देश जारी किए हैं? क्या यहाँ पर लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है? जी, जैसा ये लॉकडाउन की परिस्थितियां चल रही हैं तो यहाँ पर लॉकडाउन जो है वो पूरी तरह बेअसर है। यहाँ पर जैसा सरकार की गाइडलाइन है कि यहाँ पर जो वाहन होंगे वो और एक आपातकाल स्थिति में जाएंगे, वो इस तरह का कुछ नहीं है। मार्केट ईद को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो ईद मार्केट खुल रही है बिल्कुल पूरी तरह से, कोई किसी तरह का E-पास वगैरह का नहीं जारी है। और यहाँ तक सबसे बड़ी बात आज चौंकाने वाली ये है कि यहाँ पर जनपद अमरोहा के अंदर L1 हॉस्पिटल वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी को कोरोना के लिए बनाया गया है, जिसमें यहाँ जो है आज ऑक्सीजन नहीं है। मतलब ऑक्सीजन की आपूर्ति वहां पर ठीक से नहीं हो रही है, ये आपने वहां पर जाकर महसूस किया है? जी बिल्कुल, साफ गेट पर L1 हॉस्पिटल है, उसके गेट पर लगा दिया गया है कि यहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, यहाँ पेशेंट एडमिट नहीं किए जा रहे हैं। तो इसके बाद वहां के स्थानीय अधिकारियों का क्या कहना है, क्या उन्होंने इस पर कोई एक्शन लिया है? जी, इसमें अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो इसमें जिलाधिकारी से लेकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी इसमें बचते नजर आए हैं। अगर यहाँ पर कोरोना काल को देखते हुए अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसके बाद से यहाँ पर लगातार स्थिति जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें लगातार बढ़ती जा रही है, और जिसमें ये जो झोला छाप डॉक्टर के मोहल्ले में बैठे हुए हैं कारगर सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो शहरी क्षेत्र में ट्रीटमेंट नहीं मिल पाने के कारण झोला छाप से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसमें वो सही नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए अमरोहा से यहाँ पे ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर से जुड़ने का फायदा ये होता है कि प्राइम न्यूज ने आपको बताया कि झोला छाप डॉक्टरों से आपको सावधान रहना है। अमरोहा में इस तरह की लूट लगातार चल रही है, सही इलाज भी नहीं हो रहा, लोगों की जान भी जा रही है और उनको पता भी नहीं है कि वो कोरोना के इलाज नहीं पा रहे हैं। महोबा से हमारे संवाददाता सौरभ अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, महोबा में इस वक्त कोरोना की क्या स्थिति है, किस तरह की गाइडलाइंस है और लोग कितने गंभीर हैं कोरोना को लेकर? अब सौरभ, वही सरकार की गाइडलाइन है कि कुछ व्यापारियों को कुछ राहत भरी खबर है कि कुछ दूध फल सब्जी की दुकानें भी खोल दी गई 7 बजे से 11 बजे तक, और 11 से 5 किराना की दुकानों को भी परमिशन दी गई महोबा जिलाधिकारी के द्वारा। हाँ, तो वहां पर इस समय परिस्थितियां क्या है? हाँ, परिस्थितियां ये है कि बता दें इस समय गाँव जाके टेस्टिंग का भी काम चल रहा है और बेड भी पर्याप्त मात्रा में, ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में, यहाँ पे किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत नहीं है और प्रशासन अलर्ट है बिल्कुल। महोबा एक तरह से बुंदेलखंड में आता है, एक ग्रामीण क्षेत्र है पूरा। आसपास आपने देखा होगा कि यहाँ पर सबसे बड़ी जो असुविधा लोगों के सामने आ रही है, बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए कि महोबा में बीमार हुआ, वहाँ पर सुविधा नहीं मिली तो उनको बांदा जाना पड़ता है। महोबा से बांदा की दूरी 40 किलोमीटर के आसपास है। क्या इसके चलते भी वहाँ पर लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है? राजीव जी, आपने सवाल सही किया। इस समय महोबा में जो झांसी लेने के लिए बांदा लेने, अगर कोई मरीज को ज्यादा कोई दिक्कत होती है तो वो झांसी जाता है या फिर बांदा जाता है, बांदा में हॉस्पिटल में भर्ती होता है। जैसे इस तरह किया जा रहा है जिला अस्पताल में कोविड हॉस्पिटल बनाए गए हैं, श्रीनगर और चरखारी में 75 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया गया है, वहाँ पे ऑक्सीजन और पर्याप्त मात्रा में मतलब सीटें दी गई है। ठीक है, हमारे साथ रामपुर से रिजवान खान भी जुड़े हुए हैं। रिजवान, आपके पास आते हैं। रामपुर में इस वक्त कोरोना की क्या स्थिति है? ग्राउंड जीरो पर आप खड़े हैं, आप लगातार अपनी जान को जोखिम में डालकर प्राइम न्यूज के दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचाते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं, परिस्थितियां क्या कहती हैं वहां पर?
जी बिल्कुल, आलोक आपको बताना चाहूंगा 24 घंटे की अगर बात करें तो 447 मामले जो है वो सामने आए अभी बिल्कुल। और बात करें हम तो 1700 जो है 47 टोटल जो है वो मामले हैं। लेकिन अच्छी बात ये भी है अब तक जो 290 लोग जो है वो ठीक हो गए जा चुके हैं। लेकिन एक तो वो जानकारी आपको देना चाहूंगा क्योंकि जिला अस्पताल में जो जांचें चल रही है वहाँ पे काफी लंबी लंबी जो लाइनें लग रही, भीड़ लग रही है वहाँ पे। अचानक जो है वो किट खत्म हो जाती है। हमने फोटो कवरेज भी करी थी, रिपोर्ट दिखाई थी, वहाँ पे एक नोटिस कर दिया था किट नहीं है, किट आएगी तब करेंगे। तो 2 घंटे का सीएमएस ने टाइम दिया था, उसके बाद जो किट नहीं थी। काफी हंगामा वहाँ चल रहा था। जब हम क्राइम न्यूज की वहाँ पे टीम पहुंची, हमने वहाँ शूट किया, जो खबर दिखाई तो उसके 2-2.5 घंटे के बाद जो थी वो किट अचानक आ जाती है और वो क्राइम न्यूज में खबर का असर भी दिखता है। अचानक जो है जिलाधिकारी भी वहाँ पहुंचते हैं, उसके बाद जो है वो किट जो आ जाती है। फिर उसके बाद जो है जांचें जो है वो चालू हो जाती है वहाँ पे जिला अस्पताल में। काफी लंबी जो है वो देखने को भीड़ मिल रही है। अगर हम बाजारों की बात करें जो है बाजारों में जो है काफी भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन जिलाधिकारी की अगर हम बात करें, जिलाधिकारी खुद जो है वो रोड पे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। रोडों पे दूरी बनाने की बात करेंगे, दूरी बना के रखिए, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। और आप मास्क लगाइए, सैनिटाइजर किए, तो ये फालतू जो घर से नहीं निकलिए, घर में जो है सुरक्षित रहेंगे, घर में जो है आप रहिए। और थोड़ी देर के बाद जो साबुन से या सैनिटाइजर से जो है वो हाथ धोइए अपने, ताकि कोरोना से बचने के लिए यही उसका उपाय है। जो आप घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, आप जो है रोड पे नहीं निकलिए, मार्केटों में जा रहे हैं मार्केटिंग में नहीं जाइए। क्योंकि कल जो था अलविदा का दिन था, अलविदा के दिन पे जो था रोड में पुलिस देखी, आदमी यही देखा जामा मस्जिद के अंदर से 5 लोग जो है नमाज अदा कर रहे थे। मस्जिद में कोई आदमी नहीं दिख रहा था, घरों पे तो जो था वो अपनी नमाज अदा कर रहे थे वहाँ पे। और जिलाधिकारी कप्तान की बात करें, खुद रोड पे चप्पे पुलिस फोर्स मौजूद थी वहाँ पे, लेकिन कोई किसी को टच नहीं कर रहा था क्योंकि कोई आदमी नहीं दिख रहा था। लोग जो है अपने घरों में जो है वो नमाज अदा कर रहे थे। आप ये कहना चाहते हैं कि रामपुर में लोग अब पूरी तरह से संवेदनशील हो चुके हैं, सजग हो चुके हैं और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने आप को घरों में कैद कर चुके हैं। वो जानते हैं कि अगर हम बाहर निकले तो निश्चित रूप से हम कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। जी बिल्कुल बता दूंगा ना, जो घर से जो है अब जो है कोई निकलना नहीं पा रहा है। जरूरी काम तो जरूरी करना है क्योंकि मेडिसिन लेना है या सब्जी या दूध लेना है तो तब भी एक जना जा रहा है, मास्क लगा के जा रहा है, सैनिटाइजर खुद ही पॉकेटों में रखा हुआ, क्योंकि फालतू देखने को नहीं मिल रहा। जिलाधिकारी ने खुद की बोर्ड रखा है यहाँ पे, फालतू घूमोगे तो कोरोना की चपेट में आओगे। अगर आपने सबसे अच्छा आपका इलाज ये घर में सुरक्षित रहिए, साबुन दवाई दीजिए और सैनिटाइजर करते रहिए। और जो फालतू जो है न गाड़ियों में घूमे, न एक दूसरे को गाड़ी में बैठाइए, क्योंकि जगह जगह पुलिस जो है चेकिंग कर रही है। जो मास्क नहीं लगाया हुआ है तो उसके चालान भी करती हुई नजर आ रही है। उसका जो है रामपुर की जनता जो है वो पालन करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी तस्वीरें आपने यहाँ से हमें बताई हैं और ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ भी है। एक अमरोहा पर हम एक बार आते हैं, जिस तरह से ये बता रहे हैं मिशन यहाँ पर कि यहाँ की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो अपने घर से ही नहीं निकल रही है, जिलाधिकारी के आदेशों को मान रही है, जिस तरह का कप्तान ने अनुरोध किया उसको मान रही है। क्या अमरोहा में जनता ऐसा ही व्यवहार कर रही है या वहाँ पर वो नियमों को नहीं मान रहे और अपनी जान को, अपने परिवार को, समाज को खतरे में डाल रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा आप बता रहे हैं कि जो सरकारी गाइडलाइन है उसके हिसाब से नहीं चल रहे हैं। हम यहाँ पर मार्केटें ईद को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो ईद को लेकर के या कल जैसा अलविदा जुमा था उसको लेकर मार्केट पूरी तरह खुली हुई है। वजह यह है कि यहाँ पर कोरोना का जो पेशेंट है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसा हम बात करें, अभी सूचना मिली है कि एक जनपद अमरोहा में एक थाना है, सैदनगली कस्बा है, बड़ा नगर पंचायत बन चुकी है। वहां पर जो है लगभग पूरे थाने के जो कर्मचारी हैं उनको वो लगभग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अब वो मार्केट में कैसे जाएं, कैसे उनको रोकथाम करें। मास्क जितना हो सकता है, खुद जनता जो है जागरूक हो रही है, देख रही है, ग्राउंड जीरो की स्थिति जान रही है कि हाँ भाई लगभग वर्तमान में जो कोरोना संक्रमण चल रहा है बहुत तेजी से दौड़ रहा है। उसको देखते हुए लोग खुद ही मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन अभी चूका हुआ है, इसमें जागरूक करने में से दूर चल रहा है। बिल्कुल, तो वहां पर इसके हिसाब से तैयारी फिर क्या की है? जिलाधिकारी ने किस तरह के निर्देश दिए? क्योंकि अगर सख्ती नहीं करेंगे तो फिर तो धीरे धीरे पूरा का पूरा जिला संक्रमित हो जाएगा। जी बिल्कुल, अगर जो नियमों की गाइडलाइन की बात करें तो जिलाधिकारी महोदय हो या पुलिस प्रशासन के लोग हो, वो ऑफिसों में बैठ के उसका जो पालन है वहां से बैठ के करवाना चाहते हैं। फील्ड में नहीं जा रहे हैं, बहुत कम जो है जाते हैं, घूमते हैं, शहरी क्षेत्रों में घूम रहे हैं। गाँव अगर देहात लाइन में देखा जाए तो वहां तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी समझाने या किसी तरह का दबाव बनाने नहीं आ रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर महोबा में भी एक बार हम आपसे समझना चाहेंगे सौरभ की जो लोगों का व्यवहार है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इस वक्त। राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हर कोई एक ही बात बोल रहा है कि लोगों को अब यहाँ पर जागरूक होने की जरूरत है। हम कितना आपका चालान काट लेंगे, हम कितना आपको घरों के अंदर कैद कर देंगे, अगर आप ही नहीं मानेंगे तो इस तरह तो कोरोना की महामारी फैलती रहेगी। महोबा के लोगों का क्या व्यवहार है? क्या वो इस बात को पूरी गंभीरता के साथ ले रहे हैं या जिस तरह की लापरवाही अमरोहा से सामने आ रही है? हालांकि रामपुर की जनता समझदार है, वहां पर रिजवान बता रहे हैं कि वहां के लोग अब घरों में कैद होना सीख चुके हैं। महोबा की क्या स्थिति है?
लोग कम निकल रहे हैं। जो जरूरत की चीजें हैं, जरूरी लोग हैं, जो जरूरत की चीज है वही लोग बाहर निकल रहे हैं। काफी लोग घरों के अंदर है। इस तरह स्थिति है। बाकी पुलिस कल जो पता था कि अलविदा जुमा था, उसमें भी लेकर पुलिस अलर्ट रही है। जगह जगह फ्लैग मार्च निकाला है। वहाँ पर अस्पतालों की क्या स्थिति है कि जब आप अस्पतालों में जाते हैं तो वहाँ पर आपको अस्पतालों में किस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है? सब कुछ मैनेज्ड दिखाई देता है, व्यवस्थित होता है, या कहीं ना कहीं कमियां हैं? अस्पतालों के अगर स्थिति देखा जाए तो अस्पतालों की स्थिति इस समय ठीक नजर आ रही है। वैसे सैनिटाइजर और कोविड हॉस्पिटल बनाए गए अलग अलग जगह, और जो CHC बनाए गए हर गाँव में 10-10 बेड का कोविड हॉस्पिटल भी तैयार किया जा रहा है। और जो आशा है, जो ARMS है, वो गाँव जाके चेकअप भी कर रहे हैं लोगों को। ठीक है, रिजवान के पास एक बार चलते हैं। रिजवान, आपसे हम समझना चाहेंगे कि वहाँ पर रामपुर में अस्पतालों की स्थिति क्या है, क्योंकि देखिए लोग व्यवस्थित हैं, लेकिन निश्चित रूप से अस्पतालों के ऊपर दबाव तो होगा ही, जिस तरह से मरीज सामने आ रहे होंगे। आप जब अस्पताल जाते हैं तो आप किस तरह की व्यवस्था देखते हैं? आप संतुष्ट हैं जो अस्पताल में मैनेजमेंट काम कर रहा है उससे, या आपको कहीं ना कहीं कमियां दिखाई देती हैं? देखिए, अस्पताल की अगर हम एक हफ्ते में पीछे अस्पताल की अगर बात करें तो अस्पताल में जो था OPD पूरी तरीके से, कोरोना काल चालू हुआ तो OPD पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी। तो काफी कंप्लेंट जिलाधिकारी करने आ रही थी। जिलाधिकारी खुद वहां पे पहुंचे और उन्होंने जांच की उसका। उसके बाद जो देखा 8 डॉक्टर थे, उनको नोटिस भी जारी किया रहा, क्या वजह है आप ड्यूटी पे क्यों नहीं आ रहे हो? अगर नहीं आते तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी आप आन के बैठिए, मरीजों को देखिए। क्योंकि ज्यादातर जो मरीज जो वार्ड बाई को उसमें सिस्टर को उसमें छोड़ रखा था, वो खुद ट्रीटमेंट कर रहे। डॉक्टर जो थे वो गायब थे। जिलाधिकारी ने फटकार लगाई है, उसके बाद जो है वो अस्पताल आने चालू हुए। क्योंकि कल की अगर हम बात करें, कल जो डॉक्टर अशरफ थे उनकी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जो है उनकी मौत हो चुकी है। जिला अस्पताल के पोजीशन डॉक्टर थे वहाँ पे, काफी पुराने डॉक्टर जिला अस्पताल के, उनकी मौत हो चुकी है। तो डॉक्टर भी काफी जो है कल से थोड़ा सा डरे हैं, क्योंकि उनकी मौत जो हुई है उसके बाद डरे हैं। और जिला अस्पताल के अंदर की बात करें कि वैक्सीन को लेकर काफी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही। लोग जो है बढ़ चढ़ के जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। और तो लॉकडाउन जब लगा होता है तो वो थोड़ा सा दिक्कत उनको तो परेशानी आती है, क्योंकि घर से निकल नहीं पाते, क्योंकि उसको पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पताल में जाते हैं, अस्पताल में भी जो है उसका वो पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, सैनिटाइजर मास्क। लेकिन अस्पताल के अंदर सैनिटाइजर मशीन जो है वो नहीं देखने को मिल रही। मास्क तो जरूर दिख रहे हैं, लेकिन सैनिटाइजर करके जो है वो नहीं दिख रहा है। इमरजेंसी में जो है मरीज आ रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट दिया जा रही है। लेकिन सीएमओ से हमारी बात हुई थी, सीएमओ ने भी कहा वहाँ पे जो है अगर घर पे रहना चाहता है तो हमने उसको फीस दे दी गई है, मेडिसिन दे दी गई, समय समय पर मेडिसिन लेने के। कोई भी लक्षण या कुछ होता है उसकी जांच कराए, और कोई भी दिक्कत परेशानी है तो अस्पताल आए, बाकी जो है अपनी मेडिसिन लेते रहे। तो उस पर जो है घर पे जो है उसको आराम मिलता नजर आएगा। फालतू घूमे नहीं, जगह जगह जो है वो सैनिटाइजर करते हुए नजर आए और मास्क का उपयोग करे, थोड़ा दूरी करे, दूरी बना रखे, उससे थोड़ा सा जो कोरोना से बच पाएगा। लेकिन अगर हम झोला छाप डॉक्टर की बात करें, क्योंकि झोला छाप डॉक्टरों में जो है परसों ही था, एक झोला छाप डॉक्टर ने जो था उसको फीवर हुआ था। फीवर के बाद से 2 बोतलें लगातार लगा दी, उसके बाद जो उसकी मौत हो गई। वहीं उसको डॉक्टर को पकड़ के बांध के जो है लोगों ने वहाँ के घरों में उसको बंद करके उसको खूब पीटा डॉक्टर को, क्योंकि बोतलें क्यों लगाई। मतलब जिस तरह की तस्वीर अमरोहा से थोड़ी देर पहले अभी यहाँ पर मिसम बता रहे थे कि अमरोहा में भी झोला छाप डॉक्टरों ने अपना आतंक मचा रखा है। कुछ की दवाई कुछ दे रहे हैं, किसी को सामान्य बीमारी है पेट की, उसको टाइफाइड का वो वहाँ पर इंजेक्शन लगा दे रहे हैं, किसी को जानबूझकर ग्लूकोज की बोतलें चढ़ा दे रहे हैं। तो मतलब ऐसी तस्वीरें रामपुर से भी सामने आ रही हैं। और रामपुर से देखिए एक मामला इसमें कहा, क्योंकि डॉक्टरों ने अस्पताल तो डर के बारे पब्लिक जाने रही है ना, प्राइवेट की कोई डॉक्टर है वो देखना नहीं चाह रहा है। देखना चाह रहा तो काफी सीजन हो बढ़ा दिए दूर, तो अगर देखना नहीं चाह रहा डॉक्टर से कहते हैं घर जाना, तो फिर डॉक्टर जाते नहीं है। जो साहब डॉक्टर है इसका वो तो कहते हैं कोई भी मरीज लिया हम ट्रीटमेंट करेंगे। अगर उसका पेट का दर्द है तो पेट के दर्द की दवाई दे रहे हैं। उन्होंने सीधा क्या गैस की टेबलेट उन्होंने दे दी, डिग्लर दी, पैरासीटामोल दे दी उन्होंने। उसके बाद ज्यादा तबियत बिगड़ी तो उन्होंने क्या 2 बोतलें लगा दी। उनको ये नहीं पता फीवर है, फीवर में बोतल जाती है। उसके खिलाफ जो है कल जो है उसकी मौत भी हुई थी। उसके खिलाफ काफी हंगामे हुआ तो उसकी मारापीटी हुई, तो डॉक्टर के खिलाफ जो है मुकदमा लिखेगा। जिलाधिकारी ने सख्ती भी काफी कर दी, झोला छाप डॉक्टर को, कोई झोला छाप डॉक्टर है ऐसे नहीं देखेगा। हल्की फुल्की तकलीफ या कुछ होती है मेडिकल स्टोर से या कोई से जो दवाई ले ला, पैरासीटामोल जो है वो बताई जा रही है, वो काफी जो है सीएमओ से ही बात है तो पैरासीटामोल जो है वो खाएं अपने अगर फीवर या कुछ है गया तो उसकी जांच भी कराते हैं। जिला अस्पताल पहुंचे, जिला अस्पताल में जाके उसकी जांच कराई क्या वजह है या प्राइवेट लैब में उसकी जांच कराते हैं। लेकिन ना कुछ लोग जो है उसको डरा देते, कहते हैं अस्पताल नहीं जाना, अस्पताल जाएंगे तो ये दिक्कत आ जाएगी, वो आ जाएगी। तो लोग जो है थोड़ा परेशानी में आते हैं तो झोला छाप डॉक्टर जाते हैं। झोला छाप डॉक्टर जो है वो अपने पैसे बनाने के लिए 2-2, 3-3 किसी भी जान को यहाँ पर खतरे में डाल रहे हैं। बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर बोली कि जान को खतरे में डालना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अमरोहा में मिसम हम आपके पास आना चाहेंगे। अब देखिए ऑक्सीजन का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों के अंदर जो सबसे ज्यादा डर है वो इसी चीज का कि अगर मैं कोरोना से संक्रमित हो जाता हूं तो क्या मुझे ऑक्सीजन मिल पाएगी। ऑक्सीजन की स्थिति क्या है इसमें अमरोहा में? क्या वहां पर ऑक्सीजन के डिपो बना दिए गए हैं, सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं, या लोग अभी भी उसके लिए आपाधापी मचा रहे हैं?
और कालाबाजारी का वहां पर क्या हाल है? जी बिल्कुल, जैसा अमरोहा के अंदर कोरोना से टर्म का सेकंड टर्म जो स्टार्ट हुआ है, तभी से जो कोरोना जो ऑक्सीजन की दिक्कत है वो बरकरार है। और यहाँ पर अब से कुछ दिन पहले एक पत्रकार की भी मौत हुई थी, जिसमें मेरी खुद जिलाधिकारी महोदय से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि ये कहने की बात नहीं है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन की मात्रा है बिल्कुल नहीं है। और अभी यहाँ पर सबसे बड़ा एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर बोर्ड पर लगा दिया गया है कि यहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, यहाँ पेशेंट का रखना सही नहीं है। इस तरह के यहाँ पर है। जहाँ तक कालाबाजारी की बात है तो कालाबाजारी जो है अभी तक प्रशासन से रोकने का नाम नहीं ले रही है। और यहाँ पर अगर आता है कोई ऐसा डिपो नहीं है जहाँ से ऑक्सीजन बड़ी मात्रा में ली जाए। अगर यहाँ पर अवेलेबल है, छोटे छोटे जो दुकान ऑक्सीजन स्टॉकिस्ट है, उनकी ऑक्सीजन आने से पहले बुक हो जाती है और वो बेच रहे हैं। लेकिन उनका यह है कि यहाँ पर कुछ जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो आ चुकी है, मार्केट में आ चुकी है, और वो जो लोग जो है उसको मदद कर रहे हैं। यहाँ पर जो ऑक्सीजन रिफिलिंग का रेट है वो 3 से 4 हजार रुपए के बीच है। बिल्कुल, तो मतलब कालाबाजारी यहाँ पर उस तरह से नहीं हो रही जितनी दूसरी जगह से हो रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर कालाबाजारी जो है उस पर लगा, एक तरह से ये कहिए कि सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से कालाबाजारी पर रोक लगी हुई है। यहाँ रिफिलिंग का जो रेट है 3 से 4 हजार रुपए के बीच लिया जा रहा है, जो अभी जो कॉस्ट है उससे काफी ज्यादा है, और जो गरीब की जेब से लेकर मालदार की जेब तक से सबसे भारी पड़ रहा है इस कोरोना काल में। तो बिल्कुल ठीक है, महोबा में एक बार चलते हैं। सौरभ, आपके पास आते हैं। ऑक्सीजन की क्या परिस्थितियां हैं वहां पर? क्या आसानी से ऑक्सीजन अब वहां पर उपलब्ध हो पा रही है लोगों को, या उसके लिए काफी मारामारी करनी पड़ रही है जैसा कि दूसरे जिलों से तस्वीरें आ रही है? सर, एक दुखद खबर अभी आई है, अभी सूत्रों के माने जानकारी कि जो पीडब्ल्यूडी एक्शन है हमारे यहाँ के बीबी अग्रवाल, उनका भी निधन हो गया। अभी कोरोना के चलते चुनाव में ड्यूटी लग गई थी अभी, इनकी खबर सुनने में आ रही है। बात करें अगर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के हमारे यहाँ 2 प्लांट लगाए गए हैं जिसमें ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, और आसपास शहरों में भी भेजी जा रही है। तो महोबा के अंदर मतलब खुद के ऑक्सीजन प्लांट है, जिसके चलते वहां के अस्पतालों को तो ऑक्सीजन मिल ही रही है, साथ ही साथ जो आसपास के शहर हैं उनको भी भेजी जा रही है। जी जी राइट, ठीक है। रामपुर में एक बार हम रिजवान के पास चलते हैं। रिजवान, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीजन देखिए बहुत जरूरी तत्व है इस समय। रामपुर में ऑक्सीजन की क्या हालात हैं? क्या वहां पर कालाबाजारी के चलते ऑक्सीजन की कमी जानबूझकर पैदा की गई, या ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है वहां पर? ये बिल्कुल बता दूं अलग आपको, रामपुर का जिला अस्पताल जो है 300 बेडों का अस्पताल है। ये सपा सरकार में जो है आजम खान ने बनवाया था उसको, लेकिन आजम खान ने जब हॉस्पिटल बनाया था एक प्लांट भी लगवा दिया ऑक्सीजन का। उनका ऑक्सीजन की कमी तो रामपुर में पूरी कम हो नहीं सकती, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ऑलरेडी और एक्स्ट्रा भर्ती रखे हैं वहाँ पे। और जिलाधिकारी ने भी चेक किए थे जाकर, खुद उनसे हमारी बात हुई थी, हमने खुद जाके वहाँ चेक किए थे जाकर। सिलेंडर काफी इनके, सिलेंडर की कोई दिक्कत परेशानी रामपुर में नहीं है। और बाद में अगर कोई दिक्कत आती है तो मुरादाबाद, बरेली जो है जिलाधिकारी ने बोला कोई भी दिक्कत आ गई तो हम सिलेंडर जो है मंगाएंगे जाके। लेकिन जिला सिलेंडर की जो है यहाँ पे जो है कोई कमी नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हम उसका क्या नाम है उसको उपलब्ध करवाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जिला अस्पताल में इसमें कोई कमी नहीं है। जी, तो मतलब ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए वहां पर पर्याप्त एक रोड मैप बनाया गया है। अच्छा, जैसे अगर कोई मान लीजिए घर में आइसोलेट है, अगर उसको घर में ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाना तो उसके लिए व्यवस्था क्या है? अगर आप वहां पर बता पाएंगे तो रामपुर पूरे जिले से जो भी दर्शक आपको देख रहे होंगे प्राइम न्यूज के माध्यम से, या जो पूरे प्रदेश में देख रहे होंगे, वो भी एक समझ जाएंगे कि आखिर प्रक्रिया क्या है। देखिए, अगर किसी को अगर सिलेंडर की जरूरत है कि अगर रामपुर में घर में अगर आइसोलेटर है वो, और घर में उसको सांस नहीं आ रही, सिलेंडर चाहिए, तो उसको जो है सिलेंडर वहाँ पहुंचा जा रहा है। अच्छा, सिलेंडर जो है लोग बड़े काफी होंगे, प्राइवेट एम्बुलेंस वाले जो है उनके कने भी एम्बुलेंस में सिलेंडर लगते हैं, क्योंकि जगह जगह सिलेंडरों का इंतजाम है यहाँ पे। और अभी 2-3 मरीज ऐसा हुआ था जिला अस्पताल में जो है अपने घर से ही सिलेंडर लेके चले आए थे और अस्पताल में एडमिट हो गए, तो उनको सांस नहीं आ रही थी। उन्हें सूचना ये मिली शायद जिला अस्पताल में से वो सिलेंडर नहीं है। हमारी सीएमएस से जो मित्तल से बात हुई थी, सीएमएस ने साफ तौर पर कहा यहाँ पे सिलेंडर काफी है। लेकिन आप बता रहा हूँ यहाँ पे रात के 2 बजे एक महिला जो है अपने घर से सिलेंडर लेकर आई थी, उसे किसने दिया होगा, उसने लगा लिया था। हालांकि हमारी जो सिलेंडर ऐसा रखे हम आपको चल के अभी दिखा सकते हैं, काफी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यहाँ पे पूरे जिले में। तो हमें अगर किसी के घर पे भी किसी को जरूरत पड़ेगी सिलेंडर की तो वो हम जो है उसको दे सकते हैं और उसकी जान बचा सकते हैं। जी बिल्कुल, अमरोहा में एक बार चलते हैं और यहाँ पर जो एक सबसे जरूरी सवाल है वो है लॉकडाउन को लेकर। अमरोहा में लॉकडाउन के क्या हालात हैं? क्या वहां पर जो स्थानीय प्रशासन है वो लॉकडाउन को और आगे एक्सटेंड करने वाला, मतलब और बढ़ाने वाला है? और लॉकडाउन की वजह से जो लोगों के मन में एक डर का माहौल है उसके क्या हालात है? लोग डरे हुए हैं या अब की बार वो इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार थे कि ठीक है लॉकडाउन लगाना ही ठीक है वरना जान चली जाएगी? जी बिल्कुल, इस चीज के लिए तो यहाँ की जो जनता है वो लगभग पूरी तरह तैयार थी कि अगर हालात देखे गए थे यहाँ पर जो है सबसे लास्ट में जो कोरोना का कहर है सबसे लास्ट में शुरू हुआ है
और उसी को देखते हुए यहाँ पहले से एक भय पैदा हो चुका था, जिस तरह लोगों ने मास्क और अपने सोशल डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया था। और जहां तक बात प्रशासन को लेकर के, प्रशासन लगातार प्रयास तो करता रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रयास से दूर रहा है। बिल्कुल। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार हम आते हैं। हमारे रिपोर्टर्स लगातार, संवाददाता लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं। हम आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीरें सिर्फ इसलिए दिखाते हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि हर जिले की तस्वीर कैसी है। कहीं ये आपके जिले से या आपके घर के आसपास की तस्वीरों से मेल तो नहीं खाती है, क्योंकि पूरे देश का हाल यही है। इसलिए सावधान रहिए। वक्त बस एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। लगातार हम इस अपडेट पर बने हुए हैं कि आपको हम ये समझा पाएं ताकि कोरोना के हालात से आप रूबरू हो जाएं। इससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हम आपको यहां पर बता देते हैं, जहां पर देश में 24 घंटे में कोरोना के 4,01,87 नए केस सामने आए हैं और 24 घंटे में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। ये बड़ा अपडेट सबसे पहले हम आपको प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर 24 घंटे में कोरोना से 4,187 मरीजों की जान गई है। आपको बता दें कि देश में कोरोना से अब तक 2,38,270 लोगों की मौत हुई है और देश में कोरोना से अब तक 1,79,30,960 लोग ठीक भी हो चुके हैं और देश में अब तक 16,73,46,544 लोगों को टीका लग चुका है, जिसके बाद से ये उम्मीद लगातार जताई जा रही है कि जल्द ही 18 साल से 44 साल की उम्र सीमा के बीच में जो भी लोग हैं उनको टीका लग पाएगा और पूरे देश में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। लेकिन उस बीच का रास्ता इतना कठिन है हम सब के लिए, जिसको पार करना बहुत ही मुश्किल है और इस मुश्किल हालात में हम सब की जिम्मेदारी बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है। ये बड़ी जिम्मेदारी इसलिए कही जा रही है क्योंकि पिछले 4 दिन से लगातार, आपको याद होगा ये चौथी बार शायद ऐसा हुआ है जब 4 लाख से अधिक केस सामने आए हैं और अमेरिका को छोड़कर भारत ही इकलौता ऐसा देश है विश्व के मानचित्र में जिसने 4 लाख के आंकड़े को पार किया। तो आप अंदाजा लगाइए, आप पूरे विश्व में दूसरे ऐसे राष्ट्र बन चुके हैं जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले इतने व्यापक स्तर पर आए हैं। तो निश्चित रूप से ये डरने की बात है। हालांकि घबराइए मत, अगर आप घर में रहते हैं, अगर आप अपने आप को सैनिटाइज करते हैं, मास्क लगाते हैं, सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से कोरोना महामारी आपसे दूर रहेगी। लेकिन अगर आपने चूक की तो निश्चित रूप से ये कोरोना महामारी आपकी जीवन लीला को समाप्त कर सकते हो। और उसी से जुड़े हुए आंकड़े लगातार हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहां पर लगातार बता रहे हैं कि 24 घंटे में लखनऊ में 1,982 नए मामले सामने और लखनऊ में ही 24 घंटे में 25 लोगों की जान भी जा चुकी है। तो बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। मेरठ की बात करें तो 1,817 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। अगर बात गौतम बुद्ध नगर की जाए तो 1,288 नए मामले सामने आए और 12 की मौत हुई है। और साथ ही अगर आपको बताएं, सहारनपुर में 1,122 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही वाराणसी में 910 नए मामले सामने आए हैं, 7 की मौत हुई है। प्रयागराज की बात करें तो 563 नए मामले सामने आए और 11 की मौत हुई है। गोरखपुर में 836 नए केस सामने आए हैं, 15 मौतें हुई हैं। गाजियाबाद में 686 नए केस सामने आए, 6 मौतें हुई हैं। झांसी में 744 नए केस सामने आए, 10 की मौत हुई है। वहीं गाजीपुर में बात करें तो 490 नए केस सामने आए, 18 की मौत हुई है। हरदोई में 230 नए केस सामने आए, 16 की मौत हुई और हापुड़ में 249 नए केस सामने आए, 30 की मौत हुई है। सोनभद्र में 11, चंदौली में 10 की मौत हुई है। तो इसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बताएं कि 4,25,00,000 से अधिक टेस्ट प्रदेश में हो चुके हैं और प्रदेश में 24 घंटे में 2,41,430 सैंपल इकट्ठा किए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट जल्द ही आएगी। तो आपको बता दें कि लगातार इस तरह से सैंपलिंग की जा रही है। योगी सरकार की कोशिश ये है कि घर घर जाकर सैंपल इकट्ठे किए जाएं और ये इसलिए ताकि आसानी से ये पहचान की जा सके कि कहां पर लोग संक्रमित हैं, किस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाने की जरूरत है और साथ ही यहां पर यह भी पता लग जाएगा कि कौन सा क्षेत्र ज्यादा संवेदनशील है, जहां पर बीमारी ज्यादा आक्रामक तरीके से अपना असर दिखा रही है, उसको पूरी तरह से रेड जोन घोषित किया जाएगा। इन सारी तैयारियों पर योगी सरकार एक साथ जुटी हुई है और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से कोरोना नेगेटिव हुए हैं तब से प्रत्यक्ष रूप से जाकर, खुद जाकर अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, वहां पर जाकर गाइडलाइंस दे रहे हैं और अधिकारियों को भी सख्त निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही, किसी भी तरह की कमी अस्पताल प्रबंधन की तरफ से नहीं होनी चाहिए। और आप लोगों को, यानी अस्पताल को, मैनेजमेंट को जिस तरह की जरूरत हो, जिस तरह की आपकी आवश्यकताएं हैं, आप सरकार को सूचित कीजिए। सरकार हर संभव कोशिश करेगी कि आपको वो मदद दी जाए, आपको ऑक्सीजन दी जाए, आपको पीपी किट दी जाए, आपको वो किट्स दी जाए जिसके जरिए आप जांच कर पाएंगी। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी यहां पर लगातार संजीदा है। आपको बताएं कि 1 करोड़ से अधिक डोज उत्तर प्रदेश को मिलने वाली है और इसके लिए 20 करोड़ रुपए भी एडवांस दिए जा चुके हैं। तो प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर यहां पर लड़ रही है और साथ ही EOPD की भी व्यवस्था कर दी गई है आप सबके लिए आज से।
EOPD में क्या होगा, आप घर बैठे टेलीमेडिसिन के जरिए दवाइयों का पर्चा हासिल कर सकते हैं, अपने लक्षण को बता सकते हैं और आप घर बैठे ही ठीक हो सकते हैं। लगातार हम आपको आंकड़े इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप इस चीज को समझ पाएं कि हर जिले की तस्वीर कैसी है। गाजियाबाद में देखिए 686 नए केस सामने आए और देश में आज कोरोना की स्थिति क्या है। बीते 24 घंटे में आपको बताएं कि 3,18,609 लोग ठीक हुए हैं। बीते 24 घंटे में कुल मौतें 4,187 हुई हैं। साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,18,92,000 को पार कर चुका है। और अब तक ठीक कितने हुए, आपको बताएं कि 1,79,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 2,38,000 को पार कर चुका है और कुल एक्टिव संख्या 37,23,446 है। मतलब ये धीरे धीरे अब कम हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से लॉकडाउन को लेकर जो एक बड़ी उम्मीद सरकार ने जताई थी वो सही साबित हुई है। लखनऊ में 1982 मरीज, मेरठ में 1817 मरीज, ये 24 घंटे का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में 1288 मरीज सामने आए 24 घंटे के दौरान। सहारनपुर में 1122 मरीज सामने आए हैं 24 घंटे के दौरान। वाराणसी की बात करें तो 910 मरीज सामने आए हैं। साथ ही प्रयागराज की बात करें तो 563 मरीज सामने आए हैं। तो निश्चित रूप से ये बड़े आंकड़े कहे जा सकते हैं और इसी से सरकार चिंता में भी है, क्योंकि लगातार मैनेजमेंट के सामने ये समस्या है कि कैसे इन मरीजों को हम संभालेंगे अगर ये जरूरत से ज़्यादा हो गए। झांसी की बात कीजिए तो 744, गाजीपुर में देखिए 490 मामले सामने आए और 24 घंटे का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। हरदोई में 230 मरीज सामने आए हैं। साथ ही हापुड़ की बात करें तो 249 नए मामले सामने आए हैं। लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और लोगों को डरा भी रही हैं, क्योंकि लखनऊ में सबसे ज़्यादा 1,982 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से ये अभी भी प्रश्न चिन्ह खड़ा है कि राजधानी लखनऊ अभी भी सुरक्षित नहीं है। तो कहां पर कितने मरीज हैं ये आंकड़ा हम आपको लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, वो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और साथ ही ये भी बताना बहुत जरूरी है कि प्रदेश में 24 घंटे में 2,41,403 टेस्ट किए गए हैं, ताकि आपके हर घर से कोई ना कोई ऐसा संक्रमित हो, संभावित संक्रमित हो, उसकी पहचान की जा सके। और इसीलिए अब योगी सरकार ने आदेश दिया है तमाम कर्मचारियों को कि वो घर घर जाकर कोविड का सैंपल इकट्ठा करें, ताकि एक अस्पतालों पर दबाव कम हो। अस्पताल के अंदर जब 1000 लोग एक साथ टेस्ट कराने आ जाते हैं तो इससे दबाव बढ़ता है, लेकिन जब आप घर घर जाएंगे आपके पास समय होगा और लोग निश्चिंत होकर अपना सैंपल दे पाएंगे। और जो संक्रमित है, आप संक्रमित के पास जाकर सैंपल ले रहे हैं तो इससे संक्रमण बाहर फैलेगा नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि वो संक्रमित घर से बाहर अस्पताल के बीच में संक्रमण को फैलाता हुआ है। और इसीलिए सरकार ने पूरी कोशिश की कि घर से ही सैंपल लेना ज़्यादा ठीक है, सुरक्षित तरीके से उसको लैब को सौंप दिया जाएगा और इसका फायदा ये होगा कि संक्रमित की घर पर ही पहुंचकर सैंपल इकट्ठा होगा, संक्रमण को रोका जा सकेगा और आसानी से पहचान हो पाएगी कि किस मोहल्ले में संक्रमण फैला हुआ है, संक्रमित मरीज कहाँ का रहने वाला है, क्या इस क्षेत्र को रेड जोन घोषित किया जाए, क्या इसको पूरी तरह से वहाँ पर क्वारंटीन करने की जरूरत है, जो भी लोग वहां पर उपस्थित हैं, जो भी लोग आसपास रह रहे हैं, क्या उनको सचेत करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पहल प्रदेश की सरकार की कही जा सकती है। आप अंदाजा लगाइए कि एक मोहल्ले में कोई कोरोना पॉजिटिव है, सरकारी कर्मचारी जाते हैं, उसका सैंपल लेते हैं और उसकी कुछ दिनों बाद, 2 या 3 दिन बाद उसकी RT-PCR रिपोर्ट में वो पॉजिटिव पाया जाता है, उसको तुरंत कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा उस छोटे से मोहल्ले को। इसके बाद वहां के लोग न बाहर जा सकेंगे, न कोई अंदर आ सकेगा। इससे जो आसपास का पूरा क्षेत्र है वो सुरक्षित हो जाएगा। तो आप सरकार की मंशा समझिए। अगर आपके पास सरकारी कर्मचारी आते हैं, बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के, झिझक के आप अपना सैंपल उनको दीजिए। ये आपके भले के लिए है, इसमें बिल्कुल भी दुर्व्यवहार मत कीजिएगा, क्योंकि तमाम सरकारी कर्मचारियों ने शिकायत की है कि हम सैंपल इकट्ठा करने गए थे, हमारे साथ मारपीट की गई। एक दरोगा गए थे कहीं पर, उनके साथ मारपीट की, गाँव वालों ने साथी सिपाही को पीटा दौड़ाकर। इस तरह की आप काम मत कीजिएगा। अगर आपके आसपास पूरे प्रदेश में कहीं पर भी कर्मचारी आते हैं, सम्मान के साथ आप उनको उनका काम करने दीजिए। और ये कोशिश प्राइम न्यूज़ लगातार इसलिए कर रहा है, आपको हम इसलिए इन चीज़ों पर सचेत कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहां पर चूक गए तो ये मई का महीना पूरे प्रदेश के ऊपर भारी पड़ सकता है। कई महीनों तक आपको घर में बैठना पड़ सकता है, कई महीनों तक आपका रोजगार छिन सकता है। इसलिए अगर आप जल्द से जल्द अपने काम पर वापस लौटना चाहते हैं, आप एक सुरक्षित जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको हर उस चीज की मदद करने की जरूरत है जो आपकी मदद करने की कोशिश कर रही, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे डॉक्टर्स हो। तमाम तीमारदार भी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि जहां जहां पर मरीज की मौत हो जाती है, डॉक्टर के साथ मारपीट कर रहे हैं। डॉक्टरों ने भी अब सुरक्षा की गुहार लगाई। तो प्राइम न्यूज़ की यही पूरी कोशिश है कि हम आपको सचेत करें हर मुद्दे पर। अगर कहीं पर आपसे भी गलतियां हो रही तो आपको भी हम सचेत करें, और सरकार से भी लगातार हम प्रश्न पूछते हैं। और इसीलिए देश में आज कोरोना की स्थिति क्या है वो भी हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं कि 24 घंटे में कुल 3,18,609
मरीज यहां पर ठीक हुए हैं और 24 घंटे में कुल मौतें 4187 हुई हैं। आपको बताएं 2,18,92,676 लोग अब तक कुल संक्रमित हो चुके हैं और 1,79,000 से 1,79,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। तो आपको बताएं कि कुल वैक्सीनेशन कितना हुआ है। 16 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसके चलते अभी उम्मीद जताई जा रही है कि धीरे धीरे यह आंकड़ा और बढ़ेगा, आप सब सुरक्षित हो पाएंगे। और ये कोशिश इसलिए प्राइम न्यूज़ की कि हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर जाकर आपको वहां की तस्वीर जब दिखाते हैं तो आप अपने जिले से उसको मिला पाते हैं, आप समझ पाते हैं कि आखिर जब दूसरे जिले का ये हाल है तो हमारे घर की भी तस्वीर तो ऐसी हो सकती है। हम भी इसी कोरोना संक्रमण से लगातार जूझ रहे हैं और अभी गांवों तक पहुंच चुका है, इसलिए आप सबको सचेत होने की जरूरत है। प्राइम न्यूज़ इसीलिए लगातार अपने रिपोर्टर्स की जान को खतरे में डालकर, हम जानते हैं एक पत्रकार होने के नाते कि हम कितना अहम काम कर रहे हैं, हमारे संवाददाता जानते हैं कि कितना बड़ा खतरा वो भी मोल ले रहे हैं, उनका भी अपना परिवार है, वो भी बाजार में पहुंचते हैं, आप सबसे जानकारी लेते हैं, ताज़ा तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे। और प्राइम न्यूज़ लगातार इसलिए इस तरह की मुहिम चला रहा है। हम शुरुआत से ही, जब से ही दूसरी लहर महसूस की गई है पूरे देश में, प्राइम न्यूज़ की हर सेकंड में कोशिश रही है कि आपको एक एक सेकंड का हम अपडेट दें। हम आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम भी लेकर आते हैं, इसमें बहस भी करते हैं, जो सत्ताधारी दल है उनसे हम तीखे सवाल भी पूछते हैं और विपक्ष की भूमिका क्या है उस पर भी हम लगातार बहस करते हैं, आपको आंकड़े दिखाते हैं। हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और आपको तमाम ताज़ा तस्वीरें दिखाते हैं ताकि आप ये अंदाज़ा लगा पाएं कि देश में, प्रदेश में कोरोना की ताज़ा स्थिति क्या है। क्योंकि पहले दूसरी लहर के पहले आप सबको याद होगा हम सब का व्यवहार क्या हो गया था। हम इसको खांसी, जुकाम, नजला जैसी बीमारी समझकर गलती कर रहे थे, लेकिन अब देश में जब लोगों की जानें जा रही हैं, आपके जान पहचान के लोगों की जान जा रही है, रिश्तेदारों की जानें जा रही हैं, मित्र की जान जा रही है, तब अब लोगों को फिर से महसूस हुआ है कि कोविड एक सामान्य बीमारी नहीं है, ये महामारी है। थोड़ी देर में मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ेंगे, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके जिले में क्या तस्वीरें हैं, ऑक्सीजन की स्थिति क्या है, दवाइयों का सूरत हाल क्या है, ड्रग इंस्पेक्टर की भूमिका क्या हो रही है और जो सामान्य दवाएं थी वो कहां तक पहुंची हैं, चाहे वो विटामिन सी की हो, चाहे जो भी हो। हमारे साथ प्रयागराज से संजय खान इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं और साथ ही महेश गुप्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, बहराइच से हैं। तो संजय, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, प्रयागराज की क्या स्थिति है कोरोना को लेकर, वहां पर आंकड़े क्या कह रहे हैं? लोगों को अभी भी घर में रहने की जरूरत है या हालात वहां पर ठीक हो रहे हैं? जी बिल्कुल आलोक जी, जिस तरीके से पूरी यूपी में कोरोना का लहर, दूसरी लहर तेजी से बढ़ रहा, तो अगर प्रयागराज के हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 23 अप्रैल से जो कोरोना के आंकड़े थे, जो संक्रमित मरीजों की संख्या मिल रहे थे, तो लगभग 21 से 22 थे, लेकिन उसका ग्राफ अगर देखा जाए, जो मौतों का आंकड़ा और संक्रमित मरीजों की संख्या की, तो लगातार कल तक के आंकड़े जो है लगभग 563 हो चुके हैं। तो ऐसे में मौतों का आंकड़ा जो 25-26 हो चुके थे, तो कल का मौतों का आंकड़ा 8 था केवल। तो ऐसे में प्रयागराज की स्थिति सामान्य बनी हुई है, ग्राफ उसका काफी गिरता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार मुस्तैद है और शासन प्रशासन भी इस पे लगातार काम कर रही है। अगर हम बात करें जिला अस्पताल स्वरूपरानी की, तो वहां पर शासन ने 100 ICU मॉनिटर मशीन भी वहां पे भेजे हैं कि जो कोरोना संक्रमित मरीज है उनका सही तरीके से इलाज किया जा सके। जिस तरीके से शासन काम कर रहा है, कई नए तरीके से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें ग्रामीणों में चिन्हित हो रही है, तो ग्रामीणों में जा करके इसका जायजा लिया जा रहा है कि जो भी घर में, एक एक घर में दरवाजा खटखटाए, जो NM BNM है वो जा करके पूछ रहे हैं कि अगर इस तरीके से कोई भी संक्रमित मरीज मिलते हैं तो उनको चिन्हित किया जाए, उनका सैंपल लिया जाए। तो यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो यहाँ पर कुछ स्वास्थ्य विभाग की टीमें लापरवाही भी देखने को मिल रही, क्योंकि वहां पर इनका डर खौफ जो बना हुआ है कि गाँव में जिस तरीके से लोग सही से नहीं पेश आ रहे हैं, तो ऐसे में एक बार जो जनता है उनको आलोक जी जागना पड़ेगा, जागरूकता है। इस समय लॉकडाउन का भी समय चल रहा है, लेकिन शहर में ग्रामीण क्षेत्रों से अगर आंकड़े किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन का पालन बहुत ही कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोग जागरूक हैं, लेकिन लापरवाहियां बहुत ज्यादा है। चाहे जिस थाने क्षेत्र की बात किया जाए, पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है, हर एक मार्केट में, हर एक चौराहों पर चेकिंग की जा रही है, उसका चालान भी किया जा रहा है, लेकिन लापरवाहियां इतनी ज्यादा है तो वो बहाने बनाते हुए हम दवा के लिए जा रहे हैं, हम दूध लेने के लिए जा रहे हैं या हम शादी से रिटर्न हुए, तो ऐसे कई बहाने बनाते हुए रोड पर काफी लोग देखते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में जो प्रशासन है वो भी एक तरीके से मुस्तैद तो है, लेकिन उनकी कमियां या कही जाए उनकी शिकायत नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो जनता है वो जागरूक होने के बाद लापरवाही कर रही है। तो ऐसे में लापरवाही जो है ना बरते, क्योंकि मई में जो तीसरी लहर आनी है ये और भ्रामक है, क्योंकि प्रयागराज के अंदर जो ग्राफ है उसका घट चुका है, काफी काबू हो चुका है। तो ऐसे में जो एक बार लॉकडाउन लगाया गया है उस पर काबू पाया जाए और घर में रहे,
प्राइम न्यूज लगातार यही अपील कर रही है और जितने भी हमारे रिपोर्टर साथी हैं वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं, हम भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं कि ये आलम प्रयागराज के अंदर है, तो इससे सुधारा जा सके। प्रशासन के लिए अगर बताया जाता है तो प्रशासन भी उस पर एक्टिव होती है। कल की बात करें तो प्रशासन लगातार चौराहों पे चेकिंग कर रहे थे, लेकिन मार्केटों को तो पूरी तरीके से बंद कर दिया। लेकिन जो चलने वाले लोग थे, चाहे अप्पे की बात किया जाए, ऑटो रिक्शा की बात किया, सवारियों की बात किया जाए, तो वो लगातार इसी तरीके से आवागमन चालू है। तो इस मतलब प्रयागराज में लापरवाही पर लोग आमादा हैं। बहराइच एक बार चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं, आपके पास आते हैं महेश। बहराइच में क्या सूरत हाल है? क्या वहां पर भी प्रयागराज की जैसी तस्वीरें कि लोग लापरवाही कर रहे हैं, कभी दूध के बहाने से, कभी सब्जी के बहाने से, या कभी बोल रहे हैं कि हम जरूरत का सामान लेने के लिए जा रहे हैं? वहां पर क्या हालात है? जी हाँ, बिल्कुल आलोक, आप यहाँ पर बहराइच के जो हालात हैं वो एक तो ईद का त्योहार है और जो बहराइच जिला है यहाँ मुस्लिम महेश आपके पीछे देखिए एक यहाँ पर पुलिस अधिकारी खड़े हैं, आप कृपया उनसे भी एक बार बातचीत करने की आप कोशिश कर सकते हैं क्या, क्यों उनके पास किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपसे बात कराता हूँ। इस समय हमारे साथ मौजूद है महेंद्र कुमार जी, इनसे बात करते हैं कि इस समय क्या दिक्कतें आ रही हैं लॉकडाउन का पालन कराने में इनको। बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। और मना किया जा रहा है, वो या तो दवा के बहाना बनाते हैं या तो फिर बीमारी को बता करके हॉस्पिटल जाने के बहाना बनाते हैं, यही बता रही है। फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि लॉकडाउन का पूरा पालन किया जाए, शासन के आदेश से पालन कराया जाए। जी ठीक, तो महेश देखिए इन्होंने वही बात बोली जो कि लगातार प्रयागराज से तस्वीरें सामने आ रही थी। लगातार यहाँ पर ये शिकायत सामने आ रही थी कि पुलिस अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि आप कृपया घर में रहिए, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यही निर्देश दिए कि आप उनको मारिएगा मत, पीटिएगा मत, किसी भी तरह की बर्बरता आप मत कीजिएगा, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि किस तरह का कदम उठाने की वहां पर जरूरत है? यहाँ पर जो शासन द्वारा यहाँ पे आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, एक बार हम दोबारा आपके पास आने की कोशिश करते हैं। तब तक संजय मैं आपके पास आता हूं। जिस तरह की देखिए तस्वीर सामने आई, पुलिस अधिकारी पीछे खड़े थे हमारे संवाददाता महेश के पीछे, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने वही बात बोली कि लोग बहाना बना रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि हम सब्जी लेने जा रहे हैं, कभी बोल रहे हैं हम दूध लेने जा रहे हैं। तो एक तरह से अब ये भी कैसे जान पाएंगे कि वो दूध लेने जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अगर इस तरह की तस्वीरें चलती रहीं तो जो प्रयागराज में जिलाधिकारी हैं उनका क्या कहना है? क्या इस तरह के लिए अब कोई नया रोड मैप बनाया जाएगा कि एक निश्चित समय कर दिया जाए, किसी समय पर ही लोग जाएंगे? जी बिल्कुल आलोक जी, जिस तरीके से जिलाधिकारी प्रयागराज की बात किया जाए तो लगातार अधिकारियों के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं और आदेश भी जारी कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन भी सकता है। अगर पुलिस प्रशासन की बात किया जाए तो एडीजी जोन प्रेम प्रकाश प्रयागराज, डीआईजी, एसएसपी, आईजी, जितने भी उच्च अधिकारी है वो लगातार भ्रमणरत है, लगातार संवेदनशील एरिया में भी जा रहे हैं और लगातार जो मेन चौराहे है वहां पर भी वो जायजा ले रहे हैं, रात में नाइट कर्फ्यू का भी जायजा ले रहे हैं। तो ऐसे में जो एक बात ये कही गई है कि जनता के साथ सद्भावना के साथ पेश आया जाए, तो पुलिस उस सद्भावना से जब पेश आती है तो जनता उसका नाजायज फायदा उठा रही। तो ऐसे में एक बार ये होगा कि कड़ाई से पालन कराया जाए। जब तक सख्ती से पालन नहीं होगा तब तक ये जनता जागरूक होने के बाद भी ये लापरवाही बरतती रहेगी। क्योंकि अब योगी सरकार ने एक नया गाइडलाइन जारी कर दिया कि ई पास जारी होगा। जो गाड़ियां उस तरीके से जा रही बिना पास लगाए तो ई पास लगा के जाएगी तो वो चिन्हित होगी कि हाँ ये किसी आवश्यक काम के लिए जा रही है, उसमें कुछ छूट दी गई है। तो जैसे शादी का माहौल चलता तो ऐसे में जो गाड़ियां जा रही, जो बारात में गाड़ी जा रही, तो उसमें भीड़ भाड़ के साथ नहीं जा रही, उसको पुलिस प्रशासन रोक करके रास्ते में सभी के चेहरे पे मास्क देख रही है और उसमें भीड़ ना दिखे। इस तरीके से जो नाजायज पाई जा रही है, जिसके साथ कोई पास नहीं है, उनका चालान कर रही है। चालान करने के बाद उनके साथ कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो मोटरसाइकिल से नाजायज जो युवक साथी है जो इस तरीके से लापरवाही करे, वो भर्राटा भर रहे हैं, तो वो आ जा रहे हैं, घूमते हैं, तो उनके लिए प्रशासन लगातार चालान कर रही है। चालान एक बार 1000 का मास्क न लगाने पर, और इस तरीके से अगर दोबारा मिल रहे हैं तो उनका 10,000 का चालान किया जा रहा है। तो ऐसे में प्रशासन तो मुस्तैद है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो शासन प्रशासन है, वैक्सीनेशन का काम हमने सेंटरों पे जाकर के वैक्सीनेशन सेंटरों का जायजा लिया। वहां पर लगातार एक सेंटर पे मैक्सिमम 200 वैक्सीन दी जा रही है। तो ऐसे में वैक्सीनेशन की भी जागरूकता देखने को मिल रही है। लेकिन ये नवयुवकों की आलोक जी बताओ कि ये लापरवाहियां बहुत ज्यादा है, जिनके साथ सख्ती से पेश आना जरूरी है। क्योंकि अगर कड़ाई नहीं की गई तो ये जो मई का आलम है इसमें यहाँ बहुत ज्यादा बिगड़ की यहाँ पर काम करने की जरूरत है प्रशासन को। ऑक्सीजन पर एक बार हम आपसे अपडेट ले लेते हैं। ऑक्सीजन के क्या हाल है प्रयागराज में? क्या पर्याप्त मात्रा में अस्पतालों के पास ऑक्सीजन है? लोग आसानी से ऑक्सीजन पा रहे हैं या उसकी किल्लत प्रयागराज में भी है?
जी, ऑक्सीजन की आलोक जी अगर बात की जाए प्रयागराज के अंदर तो वही आलम देखने को मिल रहे हैं। चाहे जिस अस्पताल की हम बात करें तो ऑक्सीजन के लिए मरीजों का काफी फोन मेरे पास भी आता है और भी जो साथी हैं, क्योंकि उनको ये उम्मीदें होती है कि पत्रकार साथी हैं तो उनके पास कुछ जानकारी होगी, ये भी हमें सहायता दिला पाएंगे। अगर बेडों की बात किया जाए तो उनके लिए भी ये दिक्कतें सामने आ रही है कि बेडें नहीं मिल रही, उनको घर में ही आइसोलेट होना पड़ रहा है, डॉक्टरों से सलाह ले रहे हैं। लेकिन इस तरीके से जो ऑक्सीजन है इसके लिए जो कालाबाजारी चल रही है, इसके लिए प्रशासन ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों को भी गिरफ्तार किए। रेमडेसिविर का जो कालाबाजारी उसके लिए प्रशासन ने गिरफ्तार की। तो ऐसे में जो ऑक्सीजन की मशीन है उसके लिए भी कल प्रयागराज की पुलिस ने उस पर भी एक सफलता हासिल की। उसको मशीन के साथ जो 3 गुने दाम पे बेचा जा रहा तो उसको भी प्रशासन ने गिरफ्तार करके उसके ऊपर महामारी का कार्रवाई करते हुए जेल भेजी। तो ऐसे में प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन ऑक्सीजन वगैरह जो बात की जा रही है तो अस्पतालों में वही आलम है जो पहले था। उसी तरीके से किल्लतें हैं जनता के सामने, जो भी मरीज इसी डर से अस्पताल में नहीं जाने को सोच रहे, वो घर में आइसोलेट हो जा रहे हैं। तो ये आलम अभी पूरी तरीके से हर एक अस्पताल में ऑक्सीजन संपूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही है। लोग ठीक बहराइच एक बार चलते हैं, आपके पास आते हैं महेश। वहां पर ऑक्सीजन की क्या हालात है? क्या आसानी से ऑक्सीजन लोगों को मिल पा रही है या उसके लिए मारामारी है? नहीं, ऑक्सीजन की आलोक बिल्कुल पूरी बुरी तरीके से मारामारी है। कई जाने भी ऑक्सीजन के कारण जा चुकी हैं। हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट हैं, जो कोविड वार्ड में L2 में एडमिट हैं, उनको तो ऑक्सीजन गैस आसानी से मिल पा रही है, लेकिन जो हॉस्पिटल के अन्य वार्डों में और लोग एडमिट हैं उनको ऑक्सीजन मिलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। जो लोग होम आइसोलेट किए गए हैं उनको भी ऑक्सीजन गैस मिलने में बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी यहाँ पर चरम सीमा पर है। दोगुने, तिगुने और चौगुने दामों पर ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर लोगों को मुहैया हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना पेशेंट के अलावा और भी जो अन्य पेशेंट हैं जिनको ऑक्सीजन की कमी है, बिल्कुल लगातार उनकी मौतें हो रही हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण। लेकिन प्रशासन इसके बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है कि गरीब आदमी तक या मध्यम वर्गीय आदमी तक ऑक्सीजन गैस कैसे पहुंचाई जाए। जी हाँ महेश, यहाँ पर एक और जरूरी सवाल है मेरे मन में, क्योंकि ये मैं पूरी दिल्ली में भी देख रहा हूँ, अगर आप नोएडा जाएंगे वहां पर भी ऐसी तस्वीरें, पूरे देश से इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं कि जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, जो इस तरह के मौसमी फल हैं जिनमें विटामिन सी की मात्रा थी, उनको मनमाने रेट में लोग कालाबाजारी कर रहे हैं कि नींबू का रेट 200 रुपए में पहुंच चुका है, मौसमी 150 रुपए में पहुंच चुका है। क्या ऐसी ही परिस्थितियां बहराइच में भी हैं कि जानबूझकर इस मौके का फायदा उठाया जा रहा है? जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी ही परिस्थितियां हैं। यहाँ पर जो संतरा है वो 120 रुपए किलो बिक रहा है, मौसमी 150 रुपए किलो बिक रही है, नींबू 180 से 200 रुपए किलो तक बिक रहा है। तो इस तरीके से जो मेडिकल स्टोर पर विटामिन सी की दवाएं थी, लिम्सी, आज जो विटामिन सी की जो दवाएं थी या अन्य जो भी एंटीबायोटिक हैं, उनके दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। लोग मेडिकल स्टोर वाले ये बता रहे हैं कि ये दवाएं हमें बढ़े रेट पर मिल रही हैं, इसलिए हम बढ़े रेट पर बेच रहे हैं। तो बिल्कुल इन चीजों की कालाबाजारी चरम सीमा पर है। लोग इस आपदा में भी अवसर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जी, तो एक बार प्रयागराज में संजय हम आपके पास आते हैं। प्रयागराज देखिए एक बहुत बड़ा शहर है, संगम नगरी है, क्या वहां पर भी इसी तरह की यहाँ पर शिकायतें सामने आ रही? क्योंकि आसपास तो यहाँ पर खेती भी होती है, पर्याप्त मात्रा में सब्जियां उगती हैं, लेकिन क्या मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर सब्जियों की कालाबाजारी हो रही है? जी बिल्कुल आलोक, जिस तरीके से प्रयागराज की अगर सब्जी और फल की बात किया जाए तो जिलाधिकारी प्रयागराज भानुचंद गोस्वामी ने इस पे एक लिस्ट जारी की। थोक विक्रेता इतने पे खरीदेंगे और फुटकर विक्रेता इतने पे जाएगी। फुटकर 1 किलो का रेट, प्रति किलो का रेट ये रहेगा और थोक विक्रेताओं का ये रहेगा। तो जो नवीन मंडी स्थल है वहां पर जो है उनको ये लिस्ट जारी कर दी गई है कि उसी दर पे बेचा जाएगा। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों का है वो आलम यह है कि अगर वो थोक रेट भी ला रहे हैं उतने में, तो वो भी कालाबाजारी के जो शिकायतें हैं वो मिल रही है। क्योंकि वहां पर ये बताया जा रहा है कि हमें थोक रेट भी इससे ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि वहां पर टैक्स वगैरह जोड़ लिए जाते हैं, भाड़ा जोड़ लिया जाता है। तो ऐसे में वो बहाने बता करके उसका रेट बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसे में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सारी फल है, जो नींबू, संतरे वगैरह जो फल है, तो इसमें उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे जो फल विक्रेता है वो महंगे रेटों पर बेच रहे हैं। अगर उनसे पूछा जा रहा है तो वो बताने से इनकार भी कर देते हैं। तो ये प्रयागराज का आलम ये भी है कि प्रयागराज भानुचंद गोस्वामी जिलाधिकारी के रेड लिस्ट जारी करने के बाद भी ऐसी स्थिति बनी हुई। तो इसमें ये प्रशासन को एक बार ये सोचना चाहिए कि उसका जायजा ले, पुलिस प्रशासन के द्वारा उसका जायजा लिया जाए मार्केटों में कि आखिरकार फल के क्या रेट बिक रहा है। तो मार्केटों में जो थोक रेट है उसका पालन कराया जा रहा है नहीं। जो मंडी स्थल के जो अध्यक्ष है, जो कमेटी के अध्यक्ष है, उनसे पूछा जाए कि आपके यहाँ ये पालन हो रहा है कि नहीं। अगर इस तरीके से नहीं हो रहा है तो वहां पे भी पालन कराने की कोशिश की जाए, नहीं उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो किया जाए। बिल्कुल। और साथ ही वहां पर जो विटामिन सी की दवाएं थी, जो मतलब सामान्य कुछ ऐसी दवाएं हैं कि जैसे कोई फ्लू हो गई या पैरासीटामोल हो गई, लिम्सी हो गई, क्या इनका रेट भी जानबूझकर अब ये बताकर
अपने हिसाब से बेचा जा रहा है कि नहीं, पीछे से हमको यहाँ पर महंगी मिल रही है? उस तरह की तस्वीरें प्रयागराज में भी है? जी बिल्कुल आलोक जी, यहाँ पर जो पैरासीटामॉल या एजिथ्रोमाइसिन या जो एंटीबायोटिक दवाई है सेफिक्सिन वगैरह, जो ये एक तरीके से ये देखा जा रहा है, जायजा लिया गया कि इसमें एमआरपी रेट जो है इतने ज्यादा है, जो जेनेरिक दवा है, जनरल है, तो इसमें एमआरपी रेट इतना ज्यादा है कि डॉक्टर जो स्टोरों में जा रहे हैं, जो झोला छाप डॉक्टर जा रहे हैं लेने के लिए, तो वहां पर आलम ये है कि उनको तो थोक रेट मिल रहा है, लेकिन जो फुटकर विक्रेता है उनको एमआरपी रेट पे दे रहे हैं। ये बताया जाता है कि बाहर से दवाइयों का आना बंद हो गया, जो दवाइयां मिल रही है वो महंगे रेट पे मिल रही है। झूठ बोलकर इस तरीके से स्टोरों में इसका फायदा जो है स्टोरों में भी उठाया जा रहा है, जिसे काफी तरीके से देखा गया। जैसे एमआरपी रेट उसका 125 रुपया है, थोक रेट उसको 20 रुपया, 25 रुपया, 40 रुपए में बेचा जा रहा है, लेकिन इसका जो डॉक्टर है वो फायदा उठा रहे हैं कि जो कस्टमर जा रहे, जो मरीज जा रहे हैं, उनको इस समय भी महंगाई का मार झेलनी पड़ रही है, दवाइयों की भी ऐसी दिक्कतें सामने आ रही हैं आलोक जी। बिल्कुल, तो इस पूरे के पूरे मामले पर, कालाबाजारी के मामले पर जो भी संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे, उस पर जिलाधिकारी का क्या स्टैंड है, उनका क्या कहना है कि इस चीज पर जल्द से जल्द कब तक काबू पा लेंगे? जी बिल्कुल, प्रयागराज के पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन लगातार इसकी छानबीन भी कर रही है, जहां शिकायतें मिल रही है उसको तुरंत एक्टिविटी दिखाते हुए तुरंत गिरफ्तारी की जा रही है, उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में जो कहीं ना कहीं छिपे तौर पे जो इलाज चल रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्टोरेज खुली है, वहां पर ऐसे आलम देखने को मिल रहे हैं। अगर शहर की बात किया जाए तो वहां पर जिस तरीके से वो सही स्थिति चल रही है, लेकिन ये आलम ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के स्टोरों को देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है, बहराइच एक बार चलते हैं महेश, आपके पास आते हैं, वहां पर जिलाधिकारी का क्या कहना है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए वो किस तरह का एक्शन लेने वाले हैं, क्या तैयारी है जिला प्रशासन की? छोटा सा उत्तर दीजिए। जी बिल्कुल, बहराइच जिला प्रशासन ने इसकी एक व्यवस्था की है। सुबह 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक दुकानों को खोला गया, जो आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हैं उसको खोला गया है। कल से आदेश दिया गया यहाँ पर, ताकि जो सामान, जो चीजों की कालाबाजारी हो रही है उस पर अंकुश लगाया जा सके। जिला प्रशासन लगातार अपनी नजर बनाए हुए है कि किसी भी प्रकार की कालाबाजारी दवाओं पे या फल और सब्जियों पर न होने पाए, लेकिन हर जगह प्रशासन के अधिकारियों की और प्रशासन के कर्मचारियों की पहुंच होना लाजमी नहीं है, इसलिए ये कालाबाजारी हो रही है। जी बिल्कुल, तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। संजय आपका भी शुक्रिया, महेश आपका भी शुक्रिया। तो प्रयागराज से और बहराइच से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सब ने देखा कि किस तरह से इस कोरोना महामारी के दौर में परिस्थितियां हैं, पूरे देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, और चुनौतियां सिर्फ और सिर्फ सरकार की तरफ से नहीं, संसाधनों की कमी की वजह से नहीं है। इसीलिए एक मैंने प्रश्न यहां पर पूछा कि आखिर फलों का क्या हाल है, सब्जियों का क्या हाल है, क्योंकि ये आपके आसपास ही उगती हैं, ये बाहर से तो आती नहीं है, अमेरिका से तो आपके पास इंपोर्ट होकर आनी नहीं है। लेकिन अब लोगों की मानसिकता देखिए कि उनको आपदा के समय इसमें भी अवसर दिखाई दे रहा है। ये आपके ही लोग हैं, ये आपके ही समाज के लोग हैं, आपका ही कोई पड़ोसी है जो आपके पास फल को खरीदने के लिए आ रहा है। इसलिए इस समय इंसानियत को दिखाइए, जिस रेट पर आप पहले बेचते आए थे उन्हीं चीजों पर आप लगातार उस कीमत को बनाकर रखिए, कालाबाजारी को बिल्कुल नो बोलिए, और इस वक्त कंधे से कंधा मिलाकर जरूर चलिए। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।